तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा जी पढ़ रहे हैं और जीएस सुधा जी में हम लोग आ चुके हैं। इतिहास हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं ओवर रिव्यू कर देता हूँ आपको। इतिहास हम लोग कंप्लीट हो चुका है। इतिहास के बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया इतिहास के बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल कंप्लीट किया है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट किए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट किए, इकोनॉमिक्स कंप्लीट किए। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोग आए हैं आपका फिजिक्स पे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, तो 1 मंथ तो खत्म हो गया, जीव विज्ञान तक हम लोग पहुंच गए। बाकी 15 से 20 दिन में ये खत्म होगा, ये मेरी गारंटी है। खत्म होगा क्योंकि एग्जाम सर पे आ चुके हैं भाई। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान अपना। तो यहाँ से हम लोग का है बायोलॉजी, यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी जी यशोदा जी का। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी को, जूम कर लेते हैं हम लोग। देखिए जीव विज्ञान, ज़्यादा जूम हो गया भाई। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों के अध्ययन पर केंद्रित है। इसमें जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति और पारिस्थितिकी संबंधों का विस्तृत अध्ययन शामिल है। जीव विज्ञान विभिन्न स्तरों पर जीवन के विश्लेषण करता है, जैसे कि आणविक और कोशिकीय स्तर से लेकर संपूर्ण जीव और पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। इसमें जीव विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु ने जीवों की व्यवस्थित अध्ययन किया है। उन्होंने जीवों की संरचना, कार्यप्रणाली और वर्गीकी में विस्तृत शोध किया है। हिस्टोरिया एनिमिलियम द्वारा हिस्टोरिया एनिमिलियम द्वारा अरस्तु द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं, शरीर की रचना, अंग और जीवन चक्र तथा व्यवहार के विस्तृत वर्णन किया है। जीव विज्ञान को विज्ञान की वह शाखा के रूप में स्थापित करने का कारण ही अरस्तु को जीव विज्ञान का जगत जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं सदी के शुरुआत में वर्षों में हुआ था। इस शब्द को पहली बार प्रयोग में लाने का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क द जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवी रेंस ट्रेवी रेनस को जाता है ट्रेवी रेंस को जाता है लैमार्क और ट्रेवी रेंस को जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के मुख्यतः 2 भागों में वर्गित किया। जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जंतु विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें जानवरों और जीवों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पौधों की विभिन्न विशेषताओं और उनकी जीवन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण शामिल है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 से अधिक प्रकार के पौधों का प्रजातियों का वर्णन किया है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, पहले यहाँ पे शाखाएं देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में अनुवांशिकता और जीन का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में अनुवांशिकता और जीन का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी में। इकोलॉजी में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधी का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जीवों उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का एक। बायोटेक्नोलॉजी में जीव विज्ञान के सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरो साइंस में किया जाता है। न्यूरो साइंस में आपका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरो साइंस में। फिजियोलॉजी में जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। एंड्रोकाइनोलॉजी में हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है एंड्रोकाइनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। बायोकेमिस्ट्री में जीव विज्ञान की रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोफिजिक्स में जैविक प्रक्रियाओं या भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। जैविक प्रक्रियाओं का भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में दवाओं का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी में दवाओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। प्लेंटोलॉजी में आपका जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। मरीन बायोलॉजी में समुद्र जीवों का अध्ययन किया जाता है। मरीन बायोलॉजी में समुद्र जीवों का अध्ययन किया जाता है। मरीन बायोलॉजी में समुद्र जीवों का अध्ययन किया जाता है।
इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री बायोलॉजी में वनों और उनके परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्रियोलॉजी में वनों और उसकी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। कंजर्वेशन बायोलॉजी में जीवों और उनके आवासियों का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर में सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में फियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में और सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। सेल बायोलॉजी में और स्टेटमेट्रिक्स में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। स्टेटिक मैट्रिक्स में जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीवों के नामकरण और वर्गीकरण अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में पर्यावरण जीव विज्ञान पर्यावरण जीवों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण जीव विज्ञान में पर्यावरण जीवों के बीच का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण जीव विज्ञान में। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग जीवों का वर्गीकरण। क्या देखेंगे? जीवों का वर्गीकरण। कौन से जीव ने क्या वर्गीकरण और क्या सिस्टम है इसका, तो ये देखते हैं। जीवों का वर्गीकरण। जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी या जीव वर्गीकरण कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी या जीव वर्गीकरण कहा जाता है। टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों को उनके विशेष लक्षणों, संरचना, विकास क्रम और उन गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित और नामांकित करती हैं। जीवधारियों के नामांकन और पद्धति। टैक्सोनॉमी के जनक स्वीडिश वनस्पति और चिकित्सक कार्लोस लिनियस को जानते हैं। टैक्सोनॉमी के जनक कार्लोस लिनियस को जानते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लैंटनम में सिस्टमा सिस्टेमा नेचुरी और क्लासेस प्लैंटनम में एवं फिलोजोलॉजी बोनेटिका में फिसो फिलोफोसिया फिजियोलॉजी नहीं है, फिलोफोसिया बॉटनी में जीवधारियों के वर्ग का विस्तृत रूप से चर्चा की। किसमें की है? तो एक बार देखते हैं। सिस्टेमा नेचुरी में और क्लासेस प्लैंटनम में, फिलोसफिया बॉटनी में जीवधारियों के वर्ग की विस्तृत रूप में चर्चा की है। सिस्टेमा नेचुरी में पुस्तक के लिनियस ने संपूर्ण जीवों के दो भागों में वर्ग किया, पादप जगत और जंतु जगत। इस वर्गीय प्रणाली में शुरू होने से ही आधुनिक वर्गीय प्रणाली की नींव पड़ी, जिसके फलस्वरूप कार्लोस लिनियस ने वर्गीय का पिता कहा जाता है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। कार्लोस लिनियस ने 1753 में 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से युग्म से बनता है। प्रथम शब्द को वंश, जिसे जेनरिक शब्द नाम दिया जाता है, और द्वितीय वंश को स्पेसिस, उनकी जाति से संबंधित किया जाता है। वंश और जाति के नाम के पश्चात वर्गविद का नाम लिखा जाता है, जिससे से पहले उस जाति को खोजकर उसे वर्तमान प्रदान किया जाता है, वर्तमान नाम प्रदान किया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। होमो उस वंश का जाति नाम है और सैपियंस का है उस वंश का नाम है और जाति क्या है? सैपियंस है। लिंग शब्द लियंस शब्द का संक्षिप्त रूप से लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, जिनका अर्थ है जाति के सर्वप्रथम। लीनियस ने होमो सैपियंस नाम दिया था। मनुष्य का होमो सैपियंस नाम। मनुष्य जो है होमो सैपियंस, मेढक, राना टिग्रेना, बिल्ली, फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता, कैनिस लुपस फैमिलियरिस। गाय बोस इंडस, मधुमक्खी मॉस्का डोमेस्टिका, आम मैंगिफेरा इंडिका, धान ओरोजिया सटाइवा, गेहूं ट्रिटिकम एस्टिकम, मटर पिसम सटिवम, चना क्रीकर एरेंटिनम, मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा, रेशम का कीट जो होता है बॉम्बिक्सी मोरी, अमीबा हो जाएगा अमीबा पोर्ट्रेयस, और तिलचट्टा का होगा पेरी प्लेनेटेरा अमेरिकना। गोल कृमि का हो जाएगा एक्सक्रेसिस लुम्ब्रिकाइट्स, और नेक्स्ट केचुआ जो अर्थवर्म है उसका हो जाएगा लुम्ब्रिकट्स और टेरेक्स्ट्रिस। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, आपका आम का हो जाएगा मैंगिफेरा इंडिका, मक्खी का हो जाएगा
मूसा, एक मिनट, मूसा डोमेस्टिका, ठीक है। धान का हो जाएगा आपका ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा। और गेहूं का हो जाएगा आपका ट्रिटिकम एस्टिवम। उसके बाद से आपका मटर का है, मटर का हो जाएगा आपका पीसम एस्टिवम, पीसम एस्टिवम। उसके बाद से चना का हो जाएगा आपका साइसर एरिनिटम, साइसर एरिनिटम, साइसर एरिनिटम। उसके बाद मधुमक्खी का हो जाएगा आपका आपका मधुमक्खी का हो जाएगा आपका एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। उसके बाद से आपका क्या होगा, रेशम कीट का हो जाएगा, रेशम कीट का हो जाएगा आपका बॉम्ब्रिक्स मोरी, बॉम्ब्रिक्स मोरी। उसके अमीबा का आपका हो जाएगा अमीबा का, अमीबा प्रोस्टिस, अमीबा प्रोस्टिस, टिस प्रोटिस, प्रोटिस हो जाएगा, प्रोटिस लिखा हुआ है, प्रोटिस, अमीबा प्रोस्टिस नहीं है, प्रोटिस। तिलचट्टा का हो जाएगा आपका पेरी प्लेंटा अमेरिकेना, अमेरिकेना। उसके बाद गोल क्रीमी का हो जाएगा एस्केरिसिस लुम्ब्रिकाइटिस। उसके बाद से केंचुआ का आपका हो जाएगा आपका लुम्ब्रिकस टेरेसिटिस। उसके बाद देखिए सन 1969 में आर एस वेटिकर ने परंपरागत द्विजगत प्रणाली के स्थान पर 5 जगत प्रणाली को लेकर आए, द्विजगत प्रणाली के आधार पर 5 जगत प्रणाली लेकर आए। पहले हम लोग देखेंगे मोनेरा, विशेषता और विवरण। कोशिका का प्रकार होता है मोनेरा का प्रोकैरियोटिक, बिना स्पष्ट न्यूक्लियर के, न्यूक्लियस के। कोशिका संगठन इसका होता है एक कोशिकीय कोशिका संगठन होता है मोनेरा का। पोषण विधि होता है इसका स्वपोषण, रसायन संश्लेषण व प्रकाश संश्लेषण या परपोषी, मृतपोषी या परजीवी द्वारा होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित पेप्टी पेप्टिगो पेप्टिडो ग्लाइकेन, थोड़ा नाम अजीब अजीब होता है, थोड़ा देख लीजिएगा। कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनती है। प्रजनन अलैंगिक होता है और सेक्सुअल होता है। उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल मोनेरा का एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा देखिए, प्रोटिस्टा की विशेषता होती है, ये कोशिका प्रकार इसका देखिए, कोशिका प्रकार इसका होता है यूकैरियोटिक, संगठित न्यूक्लियस इसमें होता है। और कोशिकीय संगठन होता है एक कोशिका, इसका भी संगठन होता है। पोषण विधि स्वपोषण, परपोषण और मिश्रित तीनों प्रकार से होता है। कोशिका भित्ति कुछ में होती है, कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा में। प्रजनन इसका होता है अलैंगिक, कुछ लैंगिक भी होते हैं। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, इसके उदाहरण है प्रोटिस्टा के। फंजाई देखिए, फंजाई यहाँ से हम देखते हैं फंजाई। फंजाई का कोशिका प्रकार होता है यूकोरियोटिक होता है कोशिका प्रकार फंजाई का। कोशिका संगठन होता है बहुतर या अधिकतर बहुकोशीय यीस्ट एक कोशिका होता है, एक कोशिका होता है। पोषण विधि होता है परपोषी, मृत जीवों पर निर्भर होता है फंजाई। कोशिका भित्ति होती है उपस्थित, काइटिन से बनी होती है कोशिका भित्ति इसकी। प्रजनन होता है लैंगिक और लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक दोनों होता है। उदाहरण यीस्ट, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड। प्लांटी देखिए, प्लांटी, प्लांटी कोशिका का प्रकार होता है, जिसे यूकैरियोटिक विवरण होता है, कोशिका प्रकार यूकैरियोटिक विवरण होता है। और कोशिकीय संगठन होता है बहुकोशिकीय होता है इसका कोशिकीय संगठन। पोषण विधि होता है स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है स्वपोषण प्लांटी का। कोशिका भित्ति इसमें होता है उपस्थित, सेलुलोज से बनती है कोशिका भित्ति। प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से होते हैं। उदाहरण फूलदार पौधे, फर्न, शैवाल, पेड़ इत्यादि। यहाँ से देखिए एनिमिला, एनिमेलिया या एनिमिला। कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक होता है और कोशिकीय संगठन होता है बहुकोशिकीय होता है। पोषण विधि होता है परपोषी होता है। कोशिका भित्ति होता है अनुपस्थित होता है इसमें कोशिका भित्ति एनिमेलिया में। प्रजनन होता है मुख्यतः लैंगिक होता है और उदाहरण मानव शरीर, मानव, शेर, मछली, पक्षी इत्यादि। कोशिका विज्ञान देखिए, कोशिका विज्ञान। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है, जो जीवित जीवों के शरीर से सबसे इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है जीवित जीवों की। चाहे सभी जीव, चाहे एक कोशिकीय हों, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय, पेड़, पौधे, जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका विभाजन में कोशिका और उसके अंदर की वस्तु की संरचना और कायिकी का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कॉर्क से एक बनी पतली काट में अन्य सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले मधुमक्खी के छत्ते का समान कोठरिया दिखाई दी। इन छोटी कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने कोश सेल नाम दिया, कोशा या सेल नाम दिया।
कोष सेल के शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ है सूक्ष्म कण, ए लिटिल ब्रूम। रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उनका अध्ययन भी प्रकाशित है। हालांकि हुक ने जो कोठरियां देखी वास्तव में ये मृत कोशिकाओं की कोशिका की दीवारें थी, क्योंकि कॉर्क मृत पौधों की कोशिका से बनी होती है। जीव विज्ञान के नाम और उनकी खोज। लेवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका तालाब के पानी में खोया था। स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने। रॉबर्ट हुक ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियर की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, सॉरी हुक नहीं ब्राउन ने। डुजार्डिन ने 1935 में जीव द्रव्य की खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी डुजार्डिन ने। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंतर तरल दानेदार सूक्ष्म पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य नाम दिया। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंतर तरल दानेदार सूक्ष्म पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म और जीव द्रव्य नाम दिया। कैमली कॉल्जी 1898। गोल्जी उपकरण का गोल्जी काय की खोज की थी। गोल्जी उपकरण द्वारा या गोल्जी उपकरण गोल्जी काय की खोज की थी। वाल्डेयर ने 1818 में गुणसूत्र का नामांकन किया था। विजमैन 1892 सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मोप्लाज्म के बीच का अंतर स्पष्ट किया। सोमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म के बीच का अंतर स्पष्ट किया। जी.ई. पोलार्डे 1853 राइबोसोम की खोज की थी। जी.ई. पोलार्डे 1853 राइबोसोम की खोज की थी। डी डुवे ने 1858 में लाइसोसोम की खोज की थी। 1888 में। डी डुवे ने 1858 में लाइसोसोम की खोज की थी और टी बोरेवी ने 1888 में तारकाय का नामांकन किया, सेंट्रोसोम का नामांकन किया। अल्बर्ट वॉन कोलिगर ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अल्बर्ट वॉन कोलिगर ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, इससे बायोब्लास्ट नाम दिया। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1888 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। बेंडा 1897 से 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंतु। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। सबसे भारी व बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। कोशिका में सबसे बड़ा भाग नाभिकीय केंद्रक बोलते हैं और कोशिका का सबसे छोटा भाग राइबोसोम होता है। कोशिका के प्रकार। संरचना के आधार पर जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में केंद्रक न्यूक्लियर के सुविकसित कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, केंद्रक सुविकसित कोशिकाओं की अनुपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कोशिकाएं आग या प्राइमेटिव होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक का पदार्थ न्यूक्लियर मटेरियल स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं, अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है। किसकी हिस्टोन प्रोटीन की अनुपस्थिति होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका हो जाएगा राइबोसोम, इसके बाद से कोशिका द्रव्य, फिर इसके बाद से ये जो आता है ये हो जाती है कोशिका झिल्ली, और ये जहाँ से आता है केंद्रक नाभ होता है, और ये यहाँ से मीसोजोम होता है, और इसे प्लाजिड्म होता है, और उसके बाद से पोलिसोम होता है। ये जो छोटे छोटे ये पोलिसोम्स हैं, और ये कोशिका भित्ति है। जो कोशिका झिल्ली की बात है वो कोशिका भित्ति है, और ये फ्लैचेला है।
ये जो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है ये फ्लैजेला है। ये अंतर्विष्ट पिंड है यहाँ पे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और चिपके राइबोसोम्स, ये छोटे छोटे हैं मेम्ब्रेन के पास चिपके हुए हैं। कैप्सूल्स फॉर और स्लिम लेयर, ये सबसे लास्ट में होता है कैप्सूल फॉर स्लिम लेयर। और सबसे ये छोटे छोटे निकले होते हैं इसमें से, इसे फ्रेम भी बोलते हैं। हालांकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। उदाहरण विषाणु, वायरस, रेकेटिसिया, जीवाणु, बैक्टीरिया, PPLO। उसके बाद से बैक्टीरियोफेज, फिर नील हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन पादप को एल्गी, आदि कोशिकाएं की होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और केंद्रक न्यूक्लियस पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में कितने थे? 7S प्रकार के राइबोसोम थे। और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम कहते हैं। ये यूकैरियोटिक का पूरा एक डायग्राम है प्राणी कोशिका का, आप देख लीजिए। आप कहें तो एक बार फिर से मैं ऐसे कर देता हूँ। ये जो यहाँ से आ रहा है ये है गोल्जी उपकरण। फिर ये चिकनी अंतर्द्रवी जलिका होती है। ये केंद्रक आवरण होता है, ये केंद्रक को ढके हुए आवरण होता है। ये केंद्रक होता है सबसे बीच में, और ये केंद्रिक होता है सबसे बीच में, और फिर केंद्रक होता है यहाँ। और कोशिका द्रव्य, ये जो भरे हुए हैं छोटे 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 छोटे, मतलब कि पूरा नीली गाइड का केंद्रक द्रव्य है। खुरदरी अंतःप्रदेवी जलिका, उसके बाद है सूत्रगणिका, उसके बाद है राइबोसोम्स और लैनकॉय और पर ऑक्सीसोम होते हैं, और फिर तारकाय होते हैं, और जीव द्रव्य झिल्ली होती है। उसके बाद से सूक्ष्मांकुर होते हैं। प्राणी कोशिका केंद्रक पदार्थ, प्रोटीन, DNA और RNA की कोशिका में सीधे संपर्क में नहीं रहते, बल्कि केंद्रक द्रव्य में संपर्क में रहते हैं। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन या प्रोटीन उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अपेक्षा यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। कोशिका की संरचना यहाँ से देखेंगे हम लोग। कोशिका संरचना अत्यधिक जटिल होता है। इनमें अनेक संरचना पाई जाती है, जिन संरचना की कोशिकांग कहा जाता है। यहाँ देखिए कोशिका का संरचना दिया हुआ है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसको पढ़ाना मुझे बनता नहीं। पादप कोशिकाओं का मुख्यतः 3 भाग होते हैं: कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और रसाधानीय की रिक्तिकाएं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति सबसे बाहर की परत होती है। जीव द्रव्य में स्रावित पदार्थ के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति मोटी, मजबूत और छिद्रयुक्त और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति कोशिका विभाजन के अंत्यावस्था में होता है के दौरान अंतः प्रद्रव्योजलिका और छोटी छोटी नलिकाओं द्वारा बनती हैं। कोशिका भित्ति, किसी भी कोशिका में कोशिका भित्ति को निम्नलिखित परतों में बांटा जा सकता है: प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। कोशिका भित्ति के सबसे बाहरी भित्ति को प्राथमिक कोशिका भित्ति कहा जाता है, प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति सभी भित्तियों में पहले स्राव के फलस्वरूप बनता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति पहले विभाजोतिक कोशिकाओं में, मृदुकी कोशिकाओं में विकसित होता है। थोड़ा सा वर्ड, थोड़ा यहाँ थोड़ा एक्सप्रेशन या वर्ड थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, या फिर थोड़े से वर्ड यहाँ पे हार्ड होते हैं, ठीक है। उसमें आप थोड़ा टेंशन नहीं लीजिएगा, आप एक बार स्क्रीन साइड देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति पहले विभजोत्तकी कोशिकाओं में मृदुकी कोशिकाओं का विकसित करता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली, कोमल, लचीदार और परागम्य होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति बहुत से कवकों या यीस्ट में प्राथमिक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे मोटी और परिपक्व अस्थायी रूप से द्वितीयक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज में पेक्टिन और
ग्लिनिन आदि पदार्थों की बनी होती है। पेक्टिन और ग्लिनिन आदि पदार्थों की बनी होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति अनावृत बीजी पौधों की दारू वाहिनियों में द्वितीय द्विकोशिका भित्ति में नीचे तृतीय कोशिका भित्ति के स्थान होता है। अनवृत बीजी जिम्नोस्पर्म पौधों की दारू वाहिनियों में द्वितीय कोशिका भित्ति और नीचे तृतीय कोशिका भित्ति का स्थान होता है। तृतीय कोशिका भित्ति जाइलम नामक पदार्थ द्वारा बनता है। तृतीय कोशिका भित्ति जाइलम नामक पदार्थ द्वारा बनता है। मध्य पटल दो पास की कोशिकाओं के प्राथमिक कोशिका भित्ति के बीच एक रचना पाई जाती है, उसे मध्य पटल कहते हैं। मध्य पटल पर एक तरह से सीमेंट कार्य करता है। इसका कार्य दो कोशिकाओं के सीमेंट की तरह कार्य होता है, जो दो कोशिकाओं को जोड़ना होता है। मध्य पटल पर कोशिका भित्तियों को विकास से पहले मध्य पटल का निर्माण होता है। मध्य पटल की रचना कैल्शियम और मैग्नीशियम की पैक्टेड Ca++ एंड Mg++ पैक्टेज के द्वारा होता है। कोशिकाओं की परिपक्व अवस्था में मध्य पटल घुल जाते हैं और इसके फलस्वरूप कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, यहाँ कोशिका झिल्ली है, फिर कोशिकांग है, फिर कोशिका द्रव्य है, फिर केंद्रक है, बीच में ये केंद्रक है, और फिर कोशिका झिल्ली, कोशिकांग और कोशिक द्रव्य ये साइटोप्लाज्म में आते हैं, और केंद्रक जो होता है प्रोटोप्लाज्म में आता है। कोशिका के भीतर संपूर्ण पदार्थ का जीव द्रव्य, संपूर्ण पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। जीव में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य की पूर्ण होती हैं, इसलिए जीव द्रव्य की जीवन का भौतिक आधार होता है। पुरकुंजे एवं H.B. मोहल ने सर्वप्रथम इस पदार्थ का नामक प्रोटोप्लाज्म रखा था। भौतिक गुण जीव द्रव्य अपारदर्शक, रंगहीन और अर्ध तरल पदार्थ होते हैं। जीव द्रव्य में 60 से 80% जल होता है, जिसमें कार्बन व अकार्बन पदार्थ घुले रहते हैं। कार्बन व अकार्बन पदार्थ घुले रहते हैं। जीव द्रव्य में अपदार्थ, रंगहीन और तरल पदार्थ होते हैं। जीव द्रव्य में 60 से 80% तक जल होता है, जिनमें कार्बन व अकार्बन घुले रहते हैं। जीव द्रव्य में घुले अनेक पदार्थ जैसे शक्कर, खनिज, लवण, नमक, अणु या आयन के मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। आयन के मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। ये प्रकार के घोल और क्रिस्टलीय घोल भी कहा जाता है। इस प्रकार के घोल को क्रिस्टलीय घोल भी कहा जाता है। जीव द्रव्य में घुले अनेक कार्बनिक पदार्थ वसा प्रोटीन के कारण अणु से बड़े होते हैं, क्योंकि कई अणु समूह से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार के घोल को कोलाइड घोल या घुलित कणों को कोलाइड कहा जाता है। अंतः जीव द्रव्य क्रिस्टलो कोलाइडी घोल है। कोलाइडी घोल दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक दूसरे को आसानी से बदल सकते हैं, ऐसे सोल और फिर जल। सोल जो होता है ये अर्ध तरल अवस्था में होता है, और जो जल होता है ये गाढ़ा व अर्ध ठोस होता है। सोल जो होता है इसमें घुले कार्बनिक पदार्थों के अणु दूर दूर बिखरे होते हैं, और जल जो होता है इसमें घुले कार्बनिक पदार्थों के अणु अधिक निकट आसपास में छिड़े होते हैं। सोल के भीतर को निलंबित कर एक दूसरे को टकराकर इधर उधर गति करते हैं। इन कणों की ब्राउनी गति कहा जाता है। इस गति के फलस्वरूप जीव द्रव्य में घुलित कण का आकार तल पर बैठ नहीं पाते। किसे कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। रासायनिक गुण जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है, जिसमें से 30 तत्व होते हैं। जीव द्रव्य में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मुख्य होते हैं। इनके अतिरिक्त कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, सोडियम और सल्फेट इत्यादि पदार्थों में सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में इसके अतिरिक्त कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं। रिक्तिकाएं देखिए। रिक्तिकाएं प्राय पदार्थ कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तरुण कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार छोटा व संख्या अधिक होता है। रिक्तिकाओं का आकार परिपक्व कोशिकाओं में काफी बड़ी हो जाता है तथा संख्या कम हो जाती है। रिक्तिकाओं के चारों तरफ कोशिका द्रव्य की एक पतली परत झिल्ली के रूप में पाई जाती है, जिसे टोनोप्लास्ट भी कहा जाता है।
रिक्तिकाओं के भीतर एक तरल पदार्थ भरा था जिसे रिक्तिका रस कहते हैं। रिक्तिका रस कहते हैं। खनिज लवण जैसे नाइट्रेट, नाइट्रोज, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और क्लोराइड्स आदि पाए जाते हैं इसमें। रिक्तिकाएं और रिक्तिका रस कोशिकाओं की स्थिति बनाए रखने को विशेष मदद करती हैं। फलों तथा पुष्पों आदि की रिक्तिकाओं में एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है जो इसके विभिन्न रंग जैसे कि बैगनी, नीला, गुलाबी, पीला आदि प्रदान करते हैं। सजीव या उपापचय की सक्रिय कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बाह्य झिल्ली है, उसके अंदर एक भीतरी झिल्ली होगी, फिर एक ये अधातात्री होगी, फिर अंत अंतर कोशिकाएं झिल्ली अवकाश होगी जो यहाँ पे है ये, और ये क्रिस्ट होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले पॉलीकर ने की थी, बाद में ऑल्टमैन ने ऑल्टेमैन ने ऑल्टेमन 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 नाम है, ऑल्टेमन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया नामक बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। किसने नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कॉलिकर ने खोज की थी, ऑल्टेमन ने इसका नाम, वैज्ञानिक नाम बायोब्लास्ट रखा, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। बेंडा ने इसे क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य की बिखरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति, इसमें आकार और साइज परिवर्तनशील होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। जिन उभारों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी कहा जाता है इन उभारों को, दोहरी झिल्ली में घिरी होती है। इन उभारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, ये देखिए जो उभार है ना, ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस्टी, ये रहा, क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण उसे कोशिका ऊर्जा, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और सबको मतलब ये पता ही होता है। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 एटीपी क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी काय। वर्ष 1898 में सर्वप्रथम गोल्जी काय ने कैमिलो गोल्जी गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। जीवाणुओं, नीले हरी शैवालों और माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर गोल्जी काय अन्य सभी जीवधारियों को कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पौधे में गोल्जी काय को डिक्टी डिक्टियोसोम भी कहते हैं। पौधे में गोल्जी काय को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी काय को गुहायिका गोल्जी काय की गुहायिकाओं अनेक प्रकार की एंजाइम व गुहिकाओं में अनेक प्रकार के एंजाइम व एक मिनट पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। हालांकि ये कट गया थोड़ा सा, लेकिन ये लिखा हुआ है पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। गोल्जी काय स्रावित कोशिकाओं में अधिक होती है। विभिन्न पदार्थों का मुख्यतः एंजाइम, सत्रावण और गोल्जी काय का महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रमुख पदार्थों में मुख्यतः एंजाइम का सत्रावण करना गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है। शुक्राणुओं के अग्रपिंडों के निर्माण में गोल्जी काय के अत्यंत सहायक होते हैं। जंतुओं में गोल्जी काय के विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। गोल्जी काय कोशिकाओं विभाजन के दौरान कोशिका पुट्टिकाएं सेल प्लेट के निर्माण में सहायक होते हैं। गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रव्य जलिका की झिल्लियों द्वारा रहता है। गोल्जी काय कुछ यूकेरियोटिक कोशिका, स्तनधारियों की लाल रुधिर को कणिका, नीलहरित शैवालों और जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। गोल्जी काय लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम का निर्माण में मदद करता है। अंतःद्रव्य प्रद्रव्य जलिका यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। छोटा कर दूं?
यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। सन सन 1945 में के आर पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य की जलिका की खोज की थी। किसने की थी? के आर पोर्टर ने प्रद्रवी जलिका की खोज की थी। अंतःप्रद्रवी जलिका केंद्रक कला की कोशिका कला की फैली रहती है। केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। अंतःप्रद्रव्य जलिका केंद्रक में कोशिका द्रव्य अनुवांशिक पदार्थों के जाने से मार्ग बनाती है, जो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं को कोशिका को छोड़कर अंतःप्रद्रव्य जलिका समानतः सभी सुकेंद्रीय कोशिका में पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जलिका का जीवाणु और नीले हरे शैवालों के अभाव रहता है। यह लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी कोशिका झिल्ली से बनी होती है। जंतु व पादप कोशिकाओं में कोशिका के अत्यंत सूक्ष्म झिल्लीदार शाखित अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। अंतःप्रद्रव्य जलिका द्वारा अंतः कोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। कोशिका के अंतःप्रद्रव्य जलिका के भीतर कोशिका के अंतःप्रद्रव्य जलिका का विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाह्य झिल्ली के प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। केंद्रक से बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा जूम करना है। इस प्रकार के अंतःप्रद्रव्य जलिका झिल्ली अत्यंत चिकनी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका के सतह में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। जो मुलायम होते हैं उस पर नहीं पाए जाते, जो खुदरी होती है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन संश्लेषण में कुछ खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका की उत्तरदायी होते हैं। अंतःप्रद्रव्य जलिका प्रद्रवी जलिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। खुदरी अंतःप्रद्रव्य जलिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती हैं, जिसका फलस्वरूप ही कोशिका की सतह पर या सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। कोशिका समान विभाजन में या कोशिका प्लेट तथा कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, जिसके फलस्वरूप ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। राइबोसोम्स, यहाँ देखेंगे हम लोग राइबोसोम जंतु कोशिका का पादप कोशिकाओं दोनों पाया जाता है। राइबोसोम जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं दोनों पाया जाता है। राइबोसोम की सर्वप्रथम खोज जो की थी पेलाडे ने नामक वैज्ञानिक ने 1953 में किया था। राइबोसोम सबसे छोटा का कोशिकांग होता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र तथा हरित लवक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम आकार या अवसाधन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, 17S राइबोसोम, 18S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम ये माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया आदि इत्यादि में पाए जाते हैं। इसका आकार छोटा होता है। इसका अवसाधन गुणांक 70S होता है। बड़ी सब यूनिट होता है 50S और छोटी सब यूनिट 30S होता है। 80S राइबोसोम ये जंतु कोशिकाओं में उच्च विकसित पौधों में पाए जाते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और ये अवसाधन गुणांक 80S होता है, जिसमें बड़ी सब यूनिट होती है 60S और छोटी सब यूनिट 40S होती है। प्रत्येक राइबोसोम लगभग दो गोलाकार सब यूनिट्स के बने होते हैं, जिनमें एक छोटी व एक बड़ी सब यूनिट्स होती हैं। ये आपस में जुड़कर पूर्ण राइबोसोम निर्माण करती हैं और अनेक राइबोसोम कभी कभी एक साथ मिलकर रचना करते हैं, जिसे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोमस कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ छोटी उप इकाई है या बड़ी उप इकाई है, दोनों एक साथ जुड़ के ये बना लिए राइबोसोम्स बना लिए।
लाइजोसोम, डी डुवे ने द्वारा लाइजोसोम की खोज हुई थी। इसके डी डुवे को सन 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। लाइजोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये गोल तथा सूक्ष्म इकाई झिल्ली से गिरी जैसी गिरी थैली जैसी संरचना होती है। राइबो न्यूक्लियेज और फॉस्फेटेज फॉस्फेटेज और प्रोटीएज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जैसे अनेक प्रकार के एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं जो अम्लीय अपघटक कहलाते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम किसी कारण जब बाहर निकलते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का विघटन करते हैं, जैसे फलस्वरूप कोशिका विखंडित होता है जिसके आत्मघाती थैलियों का आता है, सुसाइडल बैग कहते हैं उसे। लवक, थाइलाइकोइड, एस्ट्रोम एस्ट्रोमा, भीतरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली, लेमेला और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। लवक की खोज 1865 में हैकेल द्वारा की गई थी। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर बिखरी रहती है। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार और तस्तरीनुमा चपटे आकार का होता है। तस्तरीनुमा चपटे आकार का होता है। जीवाणु कवक, मिक्सो माइसिटिस तथा हरे शैवालों इत्यादि में लवक नहीं पाए जाते। रंग के आधार पर लवक के तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के भीतर हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण या क्रिया संपन्न होती है और इस कारण पौधों के कुछ भाग पर पत्तियां हरे दिखाई पड़ती हैं। इसी के फलस्वरूप हरित लवक को कोशिका की रसोई घर कहते हैं। पर्णहरित में अतिरिक्त हरित लवक में जैंथोफिल या कैरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं जिसमें पर्णहरित के मैग्नीशियम एमजी धातु के उपस्थित होते हैं। मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। वड़ी लवक या क्रोमोप्लास्ट। वड़ी लवक रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः पीले, लाल और नारंगी भूरे रंगों में आदि होते हैं। रंगीन लवक होते हैं, रंगहीन नहीं, रंगीन। वड़ी लवक पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों के दालों, फलावृत्ति, बीज इत्यादि में पाए जाते हैं। वड़ी लवक में एस्ट्रोमा नहीं होता। पुष्पों का रंग वड़ी लवक के कारण चमकीला होता है जिसमें ये कीट परागण की सहायता देते हैं। अवड़ी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। अवड़ी लवक या ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन अनियमित आकार के होते हैं। ये पौधों के उस हिस्से में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। अवड़ी लवक अधिकांशतः पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं और अवड़ी दो भागों में पाए जाते हैं, छोटे और बड़े आकार के अवड़ी लवक शर्करा के मड और परिवर्तन करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट ये यह लवक कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है, आलू और जड़ों वाले पौधों में पाया जाता है। एलियोप्लास्ट यह लवक वसा को संग्रहित करता है और तिल या सरसों के पागों में पाया जाता है। प्रोटीनेरोप्लास्ट प्रोटीने प्रोटीनियप्लास्ट यह लवक प्रोटीन को संग्रहित करता है और दालों में पाया जाता है। माइक्रोबॉडीज माइक्रोबॉडीज एक परत वाला झिल्ली से घिरी थैलियां होते हैं जिनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक जलिका व गोल्जी तंत्र से थैलियों के टूटने के कारण होता है। माइक्रोबॉडीज का आकार लगभग 0.3 से लेकर 1.3 इमी व्यास तक होता है। परऑक्सीसोम परऑक्सीसोम उन पौधों में पाया जाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे मटर, चाय, चुकंदर, मूंगफली, सोयाबीन और कोलेरेला, कपास इत्यादि। परऑक्सी के कुछ हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में O2 की जगह CO2 निकालते हैं, परंतु कोशिकाओं में परऑक्सी वक्र जैसे किडनी और यकृत, लीवर और प्रोटोजून्स में पाए जाते हैं। परऑक्सी के द्रव्य में लाइसोसोम के समान एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीडेज या कैटलाइज के मुख्य रूप होते हैं। जंतु की कोशिकाओं में वसा उपाचयन को कार्य भी ऑक्सीसोम के द्वारा होता है। ग्लाइयो ग्लाइओक्सो ग्लाइऑक्सिसोम वसीय बीजों जैसे मूंगफली जहां पर वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है उसे ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं।
वसा के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कारक ग्लाइकोलिसिस में पाए जाने वाले ग्लाइऑक्सिलेट का चक्र होता है। कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन कारक ग्लाइऑक्सिलेट में पाए जाने वाले ग्लाइऑक्सिलेट का चक्र होता है। तारा का है सेंट्रोसोम। तारा का एक गोलाकार संरचना होती है या रचना होती है जो केंद्र के बाहरी सतह पर लगभग मध्य में स्थित होती है। बाहरी सतह के लगभग मध्य में स्थित होती है। तारकाएं मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं एवं कुछ पादप कोशिकाओं में जैसे कवक, फंगई और सेल एल्गी में पाए जाते हैं। तारकाएं प्रायः दो समपिंडल के आकार के कणों का बना होता है जिसमें सेंट्रियोल कहा जाता है। सेंट्रियोल के चारों ओर एक स्वच्छ कोशिका द्रव का घेरा होता है जो सेंट्रो इस चीज भी कहा जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल दो भागों बांटकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं या पादप कोशिकाओं के बाहरी परत होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका की सुरक्षा होती है। कोशिका भित्ति जंतु प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती परंतु कवक, पादप, शैवाल, जीवाणु आदि में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पौधे की स्थिरता प्रदान करते हैं जिसके कारण वे सीधे खड़े रह सकते हैं। कोशिका भित्ति और तनों और जड़ों को मजबूती से बढ़ा सकते हैं। कोशिका भित्ति अर्धपरागम्य होती है जो कुछ पदार्थों के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देती है। कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है जो कोशिका के अंदरूनी भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह फॉस्फोलिपिड द्विस्तर और प्रोटीन से बनाता है। फॉस्फोलिपिड के द्विस्तर और प्रोटीन से बना होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का ढांचा द्रव्य मोज़ेक मॉडल पर आधारित है। यह चयनात्मक रूप से पदार्थों के अंदर बाहर जाने देती है। यह सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की परिवहन और नियंत्रण करता है। इसमें रिसेप्टर्स प्रोटीन बाहरी संकेतों को पहचानने का कार्य करती है। यह कोशिका की आकृति बनाए रखने और उसे सहारा देने की मदद करती है। यह कोशिकाओं के बीच संचार और सहायता करती है। पादप कोशिकाओं के मध्य कोशिकाओं की भित्ति के अंदर स्थित होती है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति पादप। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के अंदर स्थित होती है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जीएस सुताजी में बायोलॉजी और 3 से 4 दिन में इसको खत्म कर दूंगा मैं बायोलॉजी को। तो बस थैंक यू सो मच, आज की वीडियो यहीं तक। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवारों का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। तब तक के लिए ऐसे ही बढ़ते रहिए और हाँ, वीडियो पूरा देखा कीजिए और शेयर तो बनता है यार प्लीज़। तो बस चलते हैं, टाटा।